नमस्कार। करीब 26.5 साल पहले 25 सितंबर सन 1990 के दिन एल.के. अडवाणी ने एक ऐसी रथ यात्रा निकाली जो अपने पीछे फिरका परस्ती का एक ऐसा काला धुआं छोड़ती गई जिसने भारत के समाज का मुंह काला कर दिया। हजारों लोग मारे गए। तब से फिर झगड़ा चलना शुरू हुआ और 6 दिसंबर 1992 को अयोध्या में बाबरी मस्जिद का विवादित ढांचा गिरा दिया गया। कितने साल हो गए अब उस बात को, सन 92 और आज 2017, अभी तक इंसाफ नहीं हुआ। हाँ, इतना ज़रूर हुआ कि सन 2010 में इलाहाबाद हाई कोर्ट ने एल.के. अडवाणी, मुरली मनोहर जोशी और उमा भारती के खिलाफ जो चार्जेस थे कॉन्स्पिरेसी के, षड्यंत्र के, वो हटा दिए। लेकिन सीबीआई सुप्रीम कोर्ट चली गई और उसने कहा कि नहीं, ये चार्जेस नहीं हटाने चाहिए। आज सुप्रीम कोर्ट ने अपना फैसला सुरक्षित रखा है इस पर, सीबीआई की अपील पर, लेकिन साथ में कहा ज़रूर है कि इसकी सुनवाई लखनऊ में होनी चाहिए और चार्जेस हटाने का जो औचित्य है उसको भी पहले गलत बताया गया। जस्टिस नारीमान और जस्टिस पी.सी. घोष ने कहा था कि क्या हम कानून से भाग रहे हैं या इंसाफ से भाग रहे हैं, और इंसाफ रोटी की तरह होता है। इंसाफ रोटी की तरह होता है। मैं आपको एक कविता की कुछ पंक्तियां सुनाता हूँ। बर्टोल्ट ब्रेख्ट की कविता है, जस्टिस इज द ब्रेड ऑफ पीपल। इंसाफ जो होता है वो जनता की रोटी की तरह होता है। समटाइम्स इट्स प्लेंटिफुल, समटाइम्स इट्स स्केर्स। कभी भरपेट रोटी मिलती है, कभी नहीं मिलती है। समटाइम्स इट टेस्ट गुड। इंसाफ की रोटी कभी तो उसका जायका अच्छा होता है, कभी कभी इंसाफ की रोटी का जायका अच्छा नहीं होता। जब When the bread is scarce, there is hunger. When the bread is bad, there is discontent. जब इंसाफ की रोटी कम होती है तो भूखमरी होती है, इंसाफ की भूख बढ़ती है। और जब इंसाफ की रोटी अच्छी नहीं बनी होती, बुरी बनी होती है, तो गुस्सा आता है, रंज आता है जब सही इंसाफ ना मिले। हकीकत ये है कि ये केस बहुत लंबा खिंच गया है और अब इस पर कोई ना कोई नतीजा आना चाहिए। हम इंतज़ार करेंगे सुप्रीम कोर्ट ने जो जजमेंट रिजर्व करी है उसका। सुप्रीम कोर्ट के शब्द बिल्कुल स्पष्ट हैं। कोर्ट ने ये कहा है कि तकनीकी समस्याएं इंसाफ के आड़े नहीं आनी चाहिए। जैसा कि विनोद दुआ साहब ने अभी कहा कि बाबरी मस्जिद विध्वंस के केस में हकीकत यही है कि वो बहुत ही ज़्यादा डिले हो चुकी है। 25 साल से ज़्यादा वक्त लग चुका है और इस बीच अलग अलग सरकारों ने इस केस से राजनीतिक फ़ायदे तो उठाए, मगर किसी ने इस केस को उसका क्लोजर नहीं दिया। किसी सरकार ने अपनी जांच की एजेंसियों को चौकन्ना नहीं किया कि इस केस को ख़त्म किया जाए, इस केस को कोर्ट में अलग अलग तरीक़ों से लड़ा जाए। आज के संदर्भ में अगर देखा जाए तो वो क्या कारण है कि सीबीआई, वही सीबीआई जो कि अभी हमने कुछ महीनों पहले देखा था कि सोहराबुद्दीन और कौसर बी के केस में गुजरात में, जहां पे उन्होंने एक बड़ा हल्का रवैया अपनाया था, जहां अमित शाह के खिलाफ उन्होंने हायर कोर्ट में अपील तक नहीं की, वही सीबीआई आज भाजपा के ओल्ड गार्ड लाल कृष्ण आडवाणी, मुरली मनोहर जोशी और उमा भारती जैसा नेता के खिलाफ, इलाहाबाद हाई कोर्ट के डिसीजन के खिलाफ सुप्रीम कोर्ट में अपनी अर्जी डाली है। ये क्या है? और इस तरीके से जो जांच एजेंसियों की जो दोहरापन है, जहां पे हमने एक और जगह हमने देखी जब एनआईए ने किस तरीके से रोहिणी सालियान एडवोकेट पे हिंदुत्व टेरर के केसेस जितने थे उस पे दबाव डालने की कोशिश की, तो ये कैसा है? ये दोहरापन को किस तरीके से हम समझे? राजनीतिक गलियारों में कानाफूसी की अगर हम माने तो इसमें ये कहा जा रहा है कि अब भाजपा के अंदर एक स्वीकृति हो गई है कि ये जो पुराने नेता है, जो भाजपा के ओल्ड गार्ड है, इनका वक्त समाप्त हो चुका है और इनको हम यूज़ कर सकते हैं अपने आगे की भाजपा की राजनीति को बढ़ाने में। अब जहां मोदी और योगी आदित्यनाथ जैसे कट्टरपंथी नेता की स्वीकृति है, वहीं पे जो पुराने कट्टरपंथी थे, जो राम जन्मभूमि मूवमेंट को आगे बढ़ाया, उसको हम एक तरीके से वो डिस्पेंसेबल हो चुके हैं। इसी संदर्भ में अगर हम देखें तो बाबरी मस्जिद को किस तरीके से समझा जाए? क्या भाजपा जो राम जन्मभूमि मूवमेंट और राम टेम्पल को किस तरीके से आगे बढ़ाना चाह रही है, इसी का अब क्वेश्चन रह गया है। और क्या जो वो मूवमेंट जो हिंदुत्व की ज़मीन पर एक अल्पसंख्यक विरोधी एजेंडा के साथ जो भाजपा और हिंदुत्व फोर्सेस ने आगे बढ़ाया था, क्या उसको एक अलग कलर देने की साजिश की जा रही है?
ये हमारे पास अभी भी सवाल है। लेकिन ये सिर्फ कुछ गिने चुने नेताओं के वजह से बाबरी मस्जिद नहीं गिरा था। ये एक आइडियोलॉजी जो कि अल्पसंख्यक विरोधी एजेंडा है उसकी वजह से गिरा था। और इस सुप्रीम कोर्ट का जो भी डिसीजन आए उस पे इस चीज़ को ध्यान में रखना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। बाबरी मस्जिद के विवादित ढांचे के गिरने के बाद 10 साल बाद तक मुसलमान नौजवान गुमराह नहीं हुआ था। मुझे याद है अगले ही साल सन 93 में एक इमाम एसोसिएशन ने कहा था कि आज ब्लैक डे मनाया जाए, काला दिन मनाया जाए 6 दिसंबर को। किसी ने नहीं मनाया था और अगले 10 साल तक सब कुछ ठीक चलता रहा था। उसके बाद जब गुजरात में गोधरा के बाद का जो कत्लेआम हुआ उसने मुसलमान नौजवानों को सोचने के लिए विवश कर दिया, मजबूर कर दिया। आज जो हो रहा है, चाहे वो एंटी रोमियो हो या लव जिहाद हो या घर वापसी हो या गौ रक्षा के नाम पर पूरे समाज को बांटा जा रहा है। जो अंग्रेज़ 200 साल में नहीं कर पाया था वो हम बहुत जल्दी कर रहे हैं इस वक्त। हमारी यही ख्वाहिश है, यही इल्तिजा है, यही दुआ है कि फ़ैसला जल्दी से जल्दी आए और एक अच्छा इंसाफ हो, बढ़िया न्याय हो, ताकि आने वाली पीढ़ियाँ इस देश में विश्वास रख पाएँ। पिछले महीने शिवसेना के एक सांसद, मेंबर ऑफ पार्लियामेंट रविंद्र गायकवाड़ ने एयर इंडिया के एक वरिष्ठ कर्मचारी को 25 बार अपने सैंडल से पीटा और खूब फख्र से इस बात को कबूल भी किया कि हाँ, मैंने पीटा है। आज संसद में रविंद्र गायकवाड़ ने माफ़ी मांगी, लेकिन गुरूर के साथ वो बोले कि मैं संसद से माफ़ी मांगता हूँ, मैं उससे माफ़ी नहीं मांगूंगा जिसको मैंने पीटा। और उसने मेरा कॉलर पकड़ा था और उसने मेरे साथ अभद्र शब्द इस्तेमाल किए थे, जबकि वीडियो में ऐसा कुछ नहीं दिखाया गया था जो वायरल हुआ था। शिवसेना ने कहा तो है कि उनके पास भी एक वीडियो है, लेकिन अभी वो रिलीज़ नहीं कर रहे, हम उसका इंतज़ार करेंगे। बहरहाल जो देखने की बात थी आज की संसद में, अनंत गीते नाम के MP शिवसेना के, वो लगभग आक्रामक अंदाज में, बहुत ही आक्रामक अंदाज में लगभग हमला करने की नीयत से सिविल एविएशन मिनिस्टर अशोक गजपति राजू के पास पहुंचे। दूसरी तरफ उनके एक और MP संजय राउत, उन्होंने भी बहुत ही विनम्र बयान दिया कि एयर इंडिया क्या होता है, उसके CMD की औकात क्या है। औकात तो मेरा दिल तो किया मैं पूछूं, राउत साहब आपकी औकात क्या है? आपको लोगों ने यहाँ पर भेजा है, जिस दिन उठाकर बाहर फेंक देंगे उस दिन हमें तब भी अच्छा नहीं लगेगा पूछना कि आपकी औकात क्या है। अब हमें ये देखना बाकी है कि एक बार फिर दादागिरी कायदे कानून पर हावी होती है या कायदे कानून नियम की इस देश में कोई इज्जत है। हमें इंतज़ार रहेगा। हमने आपको बताया था कि किस तरह एक पत्रकार साक्षी जोशी ने हिम्मत की और जिस शख्स ने ट्रोलिंग की थी उनकी और बहुत ही गिरी हुई गटर वाली ज़ुबान का इस्तेमाल किया था उनके लिए, बलात्कार की धमकी दी थी, किस तरह साक्षी जोशी ने कानून का रास्ता अपनाया और नोएडा पुलिस के SSP धर्मेंद्र सिंह ने उसमें रुचि ली, इनिशिएटिव लिया और जिस शख्स संदीप उपाध्याय ने ये बदतमीज़ी की थी उसको गुजरात के नवसारी से, सूरत से आगे नवसारी है, वहाँ से जाकर पकड़ कर लाए नोएडा पुलिस वाले। ये 3 फ़ोटो आप देख रहे हैं। पहली फ़ोटो है, ये उसकी प्रोफाइल है, डिस्प्ले प्रोफाइल संदीप उपाध्याय की, जब उसने ये ज़ुबान इस्तेमाल की थी। दूसरी फ़ोटो जो आप देख रहे हैं, चेहरे पर हवाइयाँ उड़ी हुई हैं, नोएडा पुलिस के 2 अफसरों के साथ उसे गिरफ्तार कर लिया गया है, कार में बैठा हुआ है। और तीसरी फ़ोटो जो आप देख रहे हैं वो है जब वो सीखचों के पीछे है। इससे बल मिलता है लोगों को ऐसे फ़ोटो देखकर कि जिस शख्स ने इस तरह की अभद्र भाषा का इस्तेमाल किया, ट्रोलिंग की, वो सीखचों के पीछे है। ऐसा ही एक और किस्सा हमारे सामने आया है। 4 लड़कियां हैं, उन्होंने एक पिटिशन लिखी है जिसे वो पुलिस स्टेशन में देने जा रही हैं। वो भी ट्रोल हो रही हैं, उनके साथ और भी ट्रोल हो रही हैं। एक साहब हैं, मैं आपको पहले पिटिशन सुना दूं। पिटिशन क्या कहती है? मैं उस शख्स का नाम नहीं लूँगा जिसके खिलाफ ये अपील है, क्योंकि पुलिस का काम है इसकी वैधता, सत्यता को स्थापित करना। लेकिन पिटिशन ये कहती है, डियर सर, दिस इज़ टू इन्फॉर्म यू दैट वन मिस्टर सो एंड सो, son of Mr. So-and-so, active on a social media portal as so-and-so, is not only an imposter, but he is also operating under the alias of Prabhat Tiwari, Huma Khan, Aditi Amba, Arshad Rishi and Satya Virani, but has also been involved in social media activities amounting to intimidation, abusing, stalking and cyberbullying against me and other women.
Mr. So and so, also known as so and so, started following us from a profile of the social media platform and then got aggressive and abusive, indulging in character assassination and name calling, all in the name of religion. Regards. ये जिन लड़कियों ने ये किया है काम, डॉक्टर सदफ जहरा रिजवी, नस्मा ताहिरा हसन, सारा इस्लाम और तुलिका शर्मा। एक और महिला है, उनको भी स्टॉक किया है इस शख्स ने, अमीना शेरवानी, फिल्म मेकर हैं, एक्टिविस्ट हैं। अमीना आपको बताएंगी कि हुआ क्या था और वो क्या कहना चाहते हैं इस बारे में। फेसबुक पर अक्सर जब हम लोग जाते हैं और कोई भी बात कहने का प्रयत्न करते हैं तो बहुत से लोग साइड से निकल के आके बदतमीजी, बेहूदगी, गाली गलौज और गंदी गंदी बातें करना शुरू कर देते हैं। जब हम इस्लाम धर्म को लेकर कोई मॉडर्न बात कहते हैं तो कुछ मुसलमान निकल के आ जाते हैं, हमने उनका नाम मुसंघी रख दिया है। जब हम नरेंद्र मोदी या सरकार के बारे में या हिंदुत्व के बारे में कुछ कहते हैं तो एक और फौज निकल कर आ जाती है, उनको हम प्यार से संघी भाई कहते हैं। ये दोनों बिल्कुल एक से हैं, जुड़वा भाई हैं। बदतमीजी, बेहूदगी, गाली गलौज, बलात्कार की धमकियां, माँ का बलात्कार, आपका बलात्कार, बेटी का बलात्कार, एक लाइन से सबका बलात्कार करने की धमकियां ये लोग देते हैं। और मुझको बहुत ज्यादा कुंठा इस बात की हो रही है कि जब मैं जवान थी उस वक्त तो सड़क पर जो छिछोरे लड़के होते थे और बदतमीजी करते थे, सीटी या कुछ बजाते थे, तुरंत पकड़कर हम उनको पीटकर उनको थाने ले जाया करते थे। आज ये लोग झूठी आईडीज के पीछे छुपे हुए हैं, इनके नाम हमें नहीं पता चलते ये कौन है, इनका पता हमको मालूम नहीं होता। और हम लोग का सब कुछ तो फेसबुक पे लिखा हुआ है क्योंकि हम तो खुले लोग हैं, हम लोग छुपते नहीं, हम लोग झूठ नहीं बोलते। और ये लोग साइबर पर्दा पहनकर, साइबर हिजाब पहनकर अपनी बदतमीजियां हम लोग के साथ कर रहे हैं। इसके खिलाफ एक बहुत बड़ी मुहिम मुझको लगता है, खासतौर से हम महिलाओं को, और ये पुरुषों को भी नहीं बख्शते। मेरे मित्र अर्पण मित्रा से इन्होंने बदतमीजी की है तो ये महिला पुरुष किसी को नहीं बख्शते। हाँ, महिलाओं को कुछ ज्यादा ही प्यार और दुलार दे देते हैं। जहाँ तक हमारा मानना है, हमारा किसी एक धर्म विशेष से संबंध होना, ताल्लुक़ होना, किसी मज़हब से, हिंदू होना या मुसलमान होना या सिख होना या ईसाई होना, ये हमारा ज़ाती मामला है। हम सब लोग भारतीयता के छाते के नीचे रहते हैं और भारतीयता के छाते के नीचे तिरंगे के साए में हमारी अलग अलग पहचान है। अमीना शेरवानी एक भारतीय की तरह बोली, उन्होंने को मज़हब का मुलम्मा नहीं ओढ़ा। ये भारतीयता कहीं पीछे ना रह जाए, इसका हमें ध्यान रखना है। नमस्कार।